प्रोबेबिलिटी। तो एक्सियोमेट्रिक डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ना, इसमें ना 4 एक्सियोम है प्रोबेबिलिटी के। तो सबसे पहले ना कि इसका इसका जो है ना डेफिनेशन क्या होता है, मतलब हम लोग एक स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगा कि अगर एक एस जो है अगर सैंपल स्पेस है और ए जो है ना वो इवेंट है विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई एक इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ना वो क्या होगा, तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी का जो ये रेंज है ना 0, तो कोई भी अगर ए इवेंट है तो उसका उसका वैल्यू क्या होगा, 0 से लेके 1 तक के बीच के सारे एलिमेंट। हाँ, तो ये जो है ना यही उसका रेंज हो, तो उसी रेंज के बेसिस पे ना ये वैल्यू निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज। हाँ हाँ, ये रेंज ही है बस। अब दूसरा एग्जाम ये होता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 1। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू 1, ये जो है ना सैंपल स्पेस, अगर टोटल सैंपल स्पेस का अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना तो ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में क्या होगा, एस बाय एस हो जाता है, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो वही ये 1 आ गया। अब जो है ना तीसरा प्रोबेबिलिटी जो है ना कि अगर ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जो हम लोग एक्सक्लूसिव है, ए एंड बी इक्वल टू 5, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो तब जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी उसका वैल्यू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3 A4 अगर हो, ये था सिर्फ 2 इवेंट का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर इतने सारे अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ना, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और A2 और A3 और ए ऐसे करते करते एन तक, तो उसमें क्या होगा, तो हर एक प्रोबेबिलिटी का सम, A1 का सम प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, ऐसे करके ना सारे एलिमेंट का सम, ये हो गया। अब जो है ना सिंपल इवेंट क्या होता है, तो सिंपल इवेंट ना एक ऐसा इवेंट को हम लोग कहते हैं जिसमें ना एक सिंगलटन इवेंट हो सिंपल इवेंट में। ये एमसीक्यू के लिए बस एक पढ़ लेना कि ये डेफिनेशन टाइप की, ये कंपाउंड इवेंट में ना क्या होता है ये। हाँ, तो मोर देन वन सिंगलटन इवेंट, और सिंपल इवेंट में क्या, तो एक सिंगलटन इवेंट। ये बस एमसीक्यू के लिए, इसका कोई वैसे कोई काम नहीं है। और ये जो थ्योरम है ना, तो थ्योरम का ना कोई प्रूफ नहीं आएगा एग्जाम में, तो ये प्रूफ अगर ना भी पढ़ो ना तो ओके है, ये प्रूफ नहीं आएगा एग्जाम में तुमको ना। क्या? नहीं, ये प्रूफ नहीं आएगा एग्जाम में, प्रूफ नहीं आता है एग्जाम में ना, बस थ्योरम आते हैं, मतलब थ्योरम के बेसिस पे ना एमसीक्यू बस आते हैं ये स्टेटमेंट पे। तो इसका ना थ्योरम का पहला थ्योरम ये है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है वो 0, तो ये तो मालूम है कि अगर इम्पॉसिबल, हाँ वो इम्पॉसिबल है तो उसका क्या होगा, 0, तो ये हम लोग के पास थ्योरम है, पहला थ्योरम। फिर दूसरा है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब कॉम्प्लीमेंट का, मतलब कोई अगर सैंपल स्पेस है, अगर रेक्टेंगल एक सैंपल स्पेस है उसके अंदर अगर ए प्रोबेबिलिटी है, तो ए बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस माइनस ए बार इज इक्वल टू एस माइनस ए। मतलब ये एस माइनस ए कैसे, तो देखो ये जो एरिया है ना, ये एक एरिया रेक्टेंगल का एस, अब ये एरिया जो है ना ए का है, तो जो ए बार है मतलब ऐसा एरिया ना जो ए का पार्ट नहीं हो, वो क्या है, ये सब जो एरिया है वो ए का पार्ट नहीं है, तो ये सब क्या होगा, ये टोटल एरिया क्या होगा, एस माइनस ए होगा, तो वही ए बार इज इक्वल टू एस माइनस ए, ये हो गया। अब ए और ए बार इसका वैल्यू क्या होगा, तो एस, मतलब ये ए है और ये पूरा एरिया ए बार था, तो ये दोनों मिलके ही तो एस बना है ना एक तरह से, तो वही है ना ए यूनियन ए बार इज इक्वल टू एस। अब इसी से ना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का हम लोग डेफिनेशन बता सकते हैं कि डेफिनेशन क्या होगा, तो डेफिनेशन होगा लेट एस बी द सैंपल स्पेस एंड ए बी द इवेंट। अगर ए इवेंट है और एस जो है सैंपल इवेंट सैंपल स्पेस है, तब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द इवेंट ए जो है उसको डोनेट किया जाएगा ए बार इज इक्वल टू एस माइनस ए, डोनेट हम लोग करेंगे। ये हो गया समझो डेफिनेशन। अब थ्योरम 2 जो है ना, थ्योरम 2 क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ये जो हम लोग जो ए बार निकाले ना, इन दोनों का प्रोबेबिलिटी 1 होगा, तो ये दोनों का प्रोबेबिलिटी 1 होगा। ये हम लोग को वैसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोबेबिलिटी का रेंज जो है ना 1 होता है। अब ये दोनों जो है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ये प्रोबेबिलिटी हम लोग को प्रूव करना है कि ए है और ए बार है, मतलब ए का प्रोबेबिलिटी अगर 1/6 है तो ए नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसमें से 1 - 1/6 कर देंगे, तो वही ये जो है ना उसी ये इसी थ्योरम से आया है। तो इसका भी प्रूफ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ का कोई काम नहीं है, प्रूफ करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा।
वैसे प्रूफ ना इजी है, बस समझने वाला है कि प्रूफ में करना क्या है ना, तो वो बस समझने वाला चीज, वैसे आएगा नहीं एग्जाम में। अब जो है ना एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो पहला मतलब ये जो थ्योरम है ना, ये तो हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हाँ, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो है ना, ये हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये इसी थ्योरम का नाम जो होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इसका नाम प्रूफ है, ये प्रूफ है, वैसे ये प्रूफ आएगा नहीं, तो ये पढ़ने का वैसे कोई जरूरत नहीं है, ये प्रूफ नहीं आएगा। वैसे इसका प्रूफ में होता क्या है ना, तो ये जैसे कि एक ये डायग्राम है, मतलब इसमें ना ए का पार्ट ये है, बी का पार्ट ये है, और ये जो है ना इसका इंटरसेक्शन पार्ट है। तो ये जो रेड लाइन है, ये पूरा क्या है, रेड लाइन से जो रेड किए वो ए का है, तो ए में क्या है, ए का तो पार्ट है लेकिन बी का पार्ट नहीं है, यहाँ पे एंड होगा ए एंड बी बार, ये होगा ये रेड लाइन वाला। जो ग्रीन लाइन है वो क्या होगा, ए एंड बी होगा, और जो ब्लू लाइन है, हाँ, मतलब ए का भी है और बी का भी है, मतलब ए और बी का कॉमन एरिया। तो और फिर बी का पार्ट क्या होगा, तो बी एंड ए बार है, तो बी एंड ए बार मतलब ये बी का तो पार्ट है लेकिन ए बार का पार्ट नहीं, हाँ, ए का नहीं है, तो बस बी एंड ए बार होगा। तो इसी से हम लोग सॉल्व करके ना ये हम लोग प्रूफ करते हैं, वो प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है आना, बस ये एक्सप्रेशन हम लोग को मालूम होना चाहिए, ये एक्सप्रेशन बस वो मतलब है। अब जो है ना थ्योरम 4 क्या कहता है, थ्योरम 4 ये कहता है ना कि अगर बी जो है अगर सबसेट ऑफ ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ना वो हमेशा लेस देन होगा ए से। अब ना ये सिंपल सी बात है, अगर कोई अगर एक इवेंट है अगर ए, उसी के अंदर अगर कोई अगर बी है, तो ये बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब एक तरह से ये एरिया से ही समझो, ये एरिया क्या हो सकता है, इसके तो बड़ा नहीं हो सकता है ना ये एरिया, मतलब अगर सबसेट है तो या तो वो इक्वल होगा, या तो वो इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा, अगर ए से, ये अगर ए है तो उससे छोटा होगा या फिर उससे बराबर होगा। लेकिन कभी भी ऐसा तो नहीं होगा कि बी से बड़ा हो जाए, मतलब बी जो है ए से बड़ा हो जाए, ए से अगर बड़ा हो गया तो वो सबसेट कहाँ रहा, तब तो वो उसके अंदर कभी नहीं ना रहा, तो इसीलिए ये, हाँ, तब जो है ना ए सबसेट हो जाएगा बी का। तो यही है समझो, ये हो गया समझो ये थ्योरम, चौथा थ्योरम। अब जो है ना अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं ना हम लोग, तो एक ऐसा इवेंट बी का, हाँ, जिसमें ना हम लोग जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं बी का, और इसमें कंडीशन क्या गिवन है कि ए जो है ना ऑलरेडी हैपेंड है, मतलब ए जो है ना पहले से हो चुका हो, वो उसका प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये होगा समझो इसका फॉर्मूला, मतलब इसमें हम लोग का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना। और फिर अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे ना क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ना कि फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन गिवन दैट द ऑड नंबर हैज ऑलरेडी ऑब्टेन, मतलब अगर ना हम लोग के पास कोई अगर इवेंट है, अगर एस अगर सैंपल स्पेस है, अगर डाई हम लोग थ्रो, ये ना ये क्वेश्चन में ना एक चीज लिखना भूल गए हैं कि इसमें डाई थ्रो हुआ है, डाई थ्रो होने पे का प्रोबेबिलिटी है। हाँ, तो वो जो है ना, तो इसमें एस जो है क्या होगा, 1 से लेके 6 तक के एलिमेंट जो है वो सैंपल स्पेस में आएंगे, 1 2 3 4 5 6 डाई थ्रो करने के ये टोटल पॉसिबल आउटकम है। अब इसमें से ना पहले क्या बोला है कि एक ऐसा इवेंट जो है ना ऑड नंबर हो चुका है, मतलब ऑड नंबर ऑब्टेन्ड है, मतलब पहले से ये ना हम लोग एक इवेंट हो चुका है ऑब्टेन्ड वाला, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 3 5, ये पहले से ऑब्टेन्ड है। अब बी का क्या है, बी का बोला है ना कि वन जो है ना वन निकाल, वन आने का, तो बी का वैल्यू जो है ना वन आने का प्रोबेबिलिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसी कंडीशन प्रोबेबिलिटी से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ये जो है ना ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट है उतने उसके काउंट बाई टोटल नंबर ऑफ ए का काउंट, यही जो है ना इसी से आया ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए एंड बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसी से ये आ गया ए एंड बी का जो टोटल नंबर ऑफ काउंट बाई एन ऑफ ए, मतलब टोटल नंबर ऑफ ए का काउंट। तो टोटल नंबर ऑफ ए एंड बी मतलब इन दोनों में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है, पहला एक वन है, और बस ये एक वन ही है, तो वन नंबर टोटल एक नंबर है तो एक वन हो गया, और एन ऑफ ए कितना है 1 3 5, तीन है तो टोटल तीन, तो 1/3 आंसर। ये हो गया समझो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। अब जो है ना इसी कंडीशन प्रोबेबिलिटी में अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए,
यही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये हो गया कंडीशन प्रोबेबिलिटी का, मतलब जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी में अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो, और इसी को हम लोग कहते हैं ना प्रोडक्ट थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको हम लोग प्रोडक्ट थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये एमसीक्यू के लिए याद रखना। और फिर इंडिपेंडेंट इवेंट हम लोग किसको कहते हैं, तो एक ऐसा इवेंट में दो इवेंट को हम लोग इंडिपेंडेंट कब कहेंगे, जब उसमें ना उसका अकरेंस हो या ना हो उससे कोई फर्क ना पड़ता। मतलब एक इवेंट है ना अगर बी, वो इवेंट अगर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इन दोनों से ही उसको ए को कोई मतलब नहीं है कि ए जो अगर एक इवेंट है ना उसको ना किससे ये मतलब नहीं है ना कि वो बी इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी अपना कोई चेंज नहीं होगा। तो उस केस में ना अगर ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, तब ये फॉर्मूला होता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हम लोग के पास ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला को ना इसके जो फॉर्मूला का जो ये वैल्यू है, इसको अगर हम लोग इस प्रोडक्ट थ्योरम में इसी का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, ये जो बी बाय ए है ना इसका वैल्यू अगर हम लोग पुट करें इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग ने एक तरह से थ्योरम से सही समझो कि ये थ्योरम जैसा ही है कि ये इसका कोई प्रूफ नहीं है वैसे, बस ये बस फॉर्मूला है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इक्वल टू क्या होगा, हाँ तो इसमें हम लोग को ना बस ये होगा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ये समझो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए है। अब अगर इसी इसी का वैल्यू को अगर हम लोग इसमें पुट करें अगर प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी में, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बस इसका वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, बी बाय ए का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। अब इसी के बेसिस पे ना अब एक और पॉइंट ये है ना कि अगर ए अगर सबसेट ऑफ बी है, अगर ए जो है सबसेट ऑफ बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी में कॉमन क्या है, मतलब अगर बी अगर पूरा सबसेट है, अगर ए मतलब ए जो है पूरा सबसेट है बी का, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, पूरा का पूरा ए जो है कॉमन होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऊपर और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे, तो इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इक्वल टू 1। ये एक हुआ अगर ए अगर सबसेट है तो। और फिर अगर ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या कि ए एंड बी जो है वो इक्वल टू जीरो है, ए एंड बी इक्वल टू जीरो, तो इसमें ना वही वैल्यू में अगर ए एंड बी इक्वल टू जीरो पुट करो तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू जीरो हो जाता है। अब जो है ना तीन थ्योरम होते हैं, ये तीन थ्योरम का ना बस स्टेटमेंट, इसका प्रूफ भी है, वैसे प्रूफ तो आएगा नहीं, तो प्रूफ को तो पढ़ने का जरूरत नहीं है अभी। तो एग्जाम के लिए ना बस इसका हम लोग के पास एमसीक्यू में आ सकता है ना कि ये मतलब इसका स्टेटमेंट, अगर कोई अगर ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, तो पहला थ्योरम ये कहता है ना कि ए बार एंड बी ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होगा। अगर ए और बी दोनों अगर इंडिपेंडेंट है, तो ए बार एंड बी ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होगा। अब दूसरा थ्योरम ये कहता है ना कि अगर ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है, तो ए एंड बी बार, पिछला में क्या था, ए बार एंड बी था, क्या है ए एंड बी बार ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अब तीसरा में क्या होगा कि दोनों बार, जो ए बार है और बी बार है, ये दोनों बार जो है ना दोनों बार इंडिपेंडेंट होगा। तो ये तीन थ्योरम थे, इसका कोई प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के बेसिस पे ही क्वेश्चन है समझो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.7 गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू क्या, अगर 0.3 गिवन है, तो हम लोग को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार एंड बी बार, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए ना ये जो हम लोग जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार एंड बी बार को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार, और इसी को हम लोग लिखते हैं ना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का तो हम लोग को मालूम ही है कि फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो वही वैल्यू हम लोग पुट किए, वही फॉर्मूला हम लोग पुट किया, उसमें बस वैल्यू पुट किए तो ये आंसर आ गया, बस वैल्यू पुट किए, कुछ और सॉल्व नहीं किया। ये था समझो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का पार्ट। अब जो है ना ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ये है, तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट क्या कहता है ना कि अगर अगर B1 B2 B3 से लेके Bn तक अगर जो है कोई इवेंट है जो एग्जॉस्टिव है, इस एग्जॉस्टिव का मतलब ये है ना कि वो इवेंट जो है इन सारे, अगर ये जो सारे एलिमेंट है ना, सारे एलिमेंट का अगर यूनियन करेंगे तो सैंपल स्पेस बन जाए, तो इसको हम लोग एग्जॉस्टिव कहते हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, मतलब ये सब जो है ना इन सब के बीच में कोई कॉमन एरिया नहीं है। तो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव है,
और ए जो है एक ऐसा इवेंट है जो इन सबसे एसोसिएटेड है, सबसे अगर एसोसिएटेड है तब इसमें ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, तो सिग्मा आई, मतलब सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके n तक का बीच का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी आई, ये होता है समझो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इज इक्वल टू, इसका वैल्यू मतलब बी आई का वैल्यू ना हम लोग 1 2 3 4 ऐसे पुट कर सकते हैं, और ए बाई बी आई जो है ये हम लोग कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। तो ये हम लोग के पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है इसका, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब अगर ज्यादा चांस की एक क्वेश्चन आ जाए, वैसे नॉर्मली आता नहीं है इस सब पे। और इसका ये प्रूफ भी है, तो ये प्रूफ तो पढ़ने का वैसे जरूरत नहीं है, इसका बस प्रूफ है, बस हम लोग के पास ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला पढ़ लेना, फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें समझो। अब इसी के बेसिस पे ना एक क्वेश्चन है कि अगर ए बोल्ट जो है मैन्युफैक्चर करता है 3 मशीन, पहला मशीन का नाम है ए बी सी, ये 3 मशीन अगर बोल्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, ए जो है ना टर्न्स आउट ट्वाइस एज मेनी टाइम्स एज बी, मतलब ए जो है ना ट्वाइस मशीन प्रोड्यूस कर रहा है, अगर बी अगर एक्स प्रोड्यूस कर रहा है तो ए क्या कर रहा है, तो 2x प्रोड्यूस कर रहा है। और बी एंड सी प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ आइटम, तो मतलब अगर बी अगर एक्स कर रहा है तो सी क्या कर रहा है, ये भी एक्स कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जो पहला लाइन पर है ना, तो पहला लाइन से ही हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी निकाल सकते हैं, मतलब मशीन ए जो है ना कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो मशीन ए कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो टोटल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2x प्रोड्यूस कर रहा है, फेवरेबल आउटकम हो गया 2x, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 2x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये टोटल नंबर ऑफ आइटम है। तो 2x बाई 4x हो जाएगा, तो 2x बाई 4x इक्वल टू 1/2, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा ना, तो इसी में बी का प्रोबेबिलिटी क्या था, मतलब बी का क्या है, x बाई 4x होगा, तो 1/4, और सिमिलरली इसी की जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा, तो x का भी वैल्यू हो जाएगा 1/4, x/4x यानी कि 1/4। अब जो है ना ये क्वेश्चन, हाँ वही 1/4 ऐसे हम लोग निकाले हैं बस। तो ये था समझो हम लोग के पास ए बी और सी का प्रोबेबिलिटी। अब जो है ना हम लोग, अब जो है हम लोग निकालेंगे ना कि अब हम लोग के पास जो है ना दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या है कि 2% ऑफ द बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए एंड बी आर डिफेक्टिव, मतलब ए और बी जो बोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है ना उसमें से 2% डिफेक्टिव है। तो हम लोग ना एक ऐसा इवेंट लेंगे ना टी, हम लोग ये डीवी इवेंट है जो डिफेक्टिव इवेंट को डोनेट करता हो, इवेंट ऑफ द आइटम बीन डिफेक्टिव। तो ये जो है ना क्या बोला हुआ है 4%, मतलब 2% ऑफ द बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए एंड बी, मतलब ये बात उसको मालूम है ना कि ए से जो प्रोड्यूस किया हुआ बोल्ट है उसमें से 2% डिफेक्टिव है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव हम लोग निकाल रहे हैं, और ये गिवन है ना कि ए से है, तो इसका वैल्यू हम लोग के पास गिवन है कि मतलब ए से तो वो निकल रहा है, बाई में ए है का मतलब क्या कि ये मालूम है कि ए से हो रहा है, ये नोन प्रोबेबिलिटी है, और इसमें हम लोग निकाल रहे हैं डिफेक्टिव का, तो ये निकाल रहे हैं, तो डिफेक्टिव ऑफ डी बाई ए इक्वल टू क्या होगा, 2% यानी कि 2/100। ऐसे ही सिमिलरली ए एंड बी दोनों का बोला था, तो ए एंड बी दोनों का हम लोग 2% बोला, तो डी बाई बी इक्वल टू 2% हो गया, यानी कि 2/100। इन दोनों का सेम है। और दूसरा फिर क्या बोला है, 4% ऑफ द गोल्ड प्रोड्यूस्ड बाई सी, सी का जो है ना 4% बोला है, तो डी बाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4%, यानी कि 4/100। तो ये हम लोग के पास वैल्यूज आ गए। अब जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू डी बाई ए, मतलब ये जो ए है ना इसको हम लोग इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को हम लोग डी बी बाई डी बी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी को हम लोग डी बाई सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक तरह से बेसिकली ना टोटल प्रोबेबिलिटी का ही ना यूज किया है यही। इसमें अगर हम लोग को ए की जगह पे अगर डी अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करें, और बी आई की जगह पे ना बी आई की जगह पे ए बी सी हो रहा है, तो बस उसी का वैल्यू जो है ना हम लोग पुट कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग सम करेंगे, इन सब का सम जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया आंसर। ये था समझो प्रोबेबिलिटी का, मतलब यहाँ तक जो था ना वो सब बेसिक प्रोबेबिलिटी का है। इसमें से ना बस एमसीक्यू आएगा एग्जाम में, कोई 4 मार्क का क्वेश्चन इस सब नहीं, सब में से नहीं आएगा, बस एमसीक्यू ज्यादा चांस है कि एमसीक्यू ही बस आएगा। वो अधिकतर ना 4 और 8 मार्क का क्वेश्चन जो है ना रैंडम वेरिएबल या फिर बाकी के और जो टॉपिक है उससे आएंगे। तो अब ना रैंडम वेरिएबल यहाँ से
हाँ, वो उसी सबसे आएगा, पीडीएफ, सीडीएफ और बीएमएफ, ये सबसे वैल्यू से वो आएंगे। तो रैंडम वेरिएबल का यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हुआ है, यहाँ से हम लोग का मेन यूनिट स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो इसमें सबसे पहले तो जो है ना एक्स, जो रैंडम वेरिएबल है वो एक्स एक मतलब रैंडम वेरिएबल क्या है एक्चुअली में, तो ये भी एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है ना, तो ये फंक्शन असाइन करता है ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का हर एलिमेंट है ना, हर एलिमेंट को ना एक रियल नंबर असाइन करता है। तो रियल नंबर अगर असाइन करे ना एक ऐसा फंक्शन, तो उसको हम लोग कहते हैं रैंडम वेरिएबल। मतलब जैसे कि अगर ये एक्स अगर एक फंक्शन है, अगर हम लोग माने वो अगर सैंपल स्पेस से बिलोंग करता हो, तो वो जो सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट को अगर रियल नंबर वो असाइन करे, तो उस फंक्शन को ना, ये जो एक्स फंक्शन है ना, इसको हम लोग कहेंगे कि हाँ ये रैंडम वेरिएबल फंक्शन है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे कि अगर दो कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, ये प्रोबेबिलिटी बनता है। दो कॉइन टॉस कर रहे हैं तो क्या कि पहला बार हेड आया, दूसरा बार भी हेड आया, तो हेड हेड। फिर दूसरा में कि क्या पहला बार हेड आया, दूसरा में टेल आया, तो हेड टेल। फिर तीसरा प्रोबेबिलिटी क्या है कि टेल आया और हेड आया, फिर चौथा तो टेल टेल आया। तो ये जो है ना ये समझो सैंपल स्पेस बन गया। अब जो है ना एक्स हम लोग अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्स एक फंक्शन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ना, जिसका वैल्यू है समझो कि नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड निकालना है, अगर उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं। तो एक्स स्पेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, रियल नंबर में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, तो वो देखो, अगर हेड हेड है, अगर हेड हेड है तो इसमें नंबर ऑफ हेड कितना है 2, और फिर हेड टेल है तो हेड टेल में नंबर ऑफ हेड कितना है 1, और टेल हेड है तो नंबर ऑफ हेड कितना है तो 1, और टेल टेल है तो नंबर ऑफ हेड कितना है तो 0। तो ये सारे वैल्यू जो है ना कि क्या है, रियल नंबर है। तो इन सब में ना एक तरह से बेसिकली कि नंबर ऑफ हेड को ना हम लोग एक फंक्शन को हम लोग रियल नंबर में असाइन कर चुके हैं सैंपल स्पेस में। हर एक जो सैंपल स्पेस था ना, सैंपल स्पेस का वैल्यू को ना रियल नंबर असाइन किए। तो उसी को ना इसी इसी मतलब ये एक तरह से ना रियल नंबर असाइन किया, तो इसी से ये क्या मतलब हुआ कि वो एक रैंडम वेरिएबल हम लोग डिफाइन किए थे एक्स, जिससे हम लोग रियल नंबर को असाइन किए। अब रैंडम वेरिएबल ना दो तरह का होता है, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस। तो इसको समझने के लिए ना बेसिक ये समझो ना कि डिस्क्रीट में क्या होता है। सिंपल सी बात में ना डिस्क्रीट का मतलब ये होगा ना कि अगर ये 1 है और ये 2 है, तो इन दोनों पॉइंट का बस वैल्यू है 1 और 2। मतलब ये जो है ना 1 और 2 अगर सिर्फ रहे, सिर्फ 1 2, इसके बीच के कोई भी एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, तब वो डिस्क्रीट कहलाएगा। मतलब इसमें ना क्या होता है ना कि बस एक पॉइंट पे हम लोग डिफाइन करते हैं, 1 और 2 है ना, तो 1 और 2 बस डिफाइन कर रहे हैं। मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो, 5 6 7, बस उस पॉइंट का वैल्यू को हम लोग जो ले रहे हैं, तब हम लोग डिस्क्रीट करते हैं। और कंटिन्यूअस क्या होता है ना, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल किसको कहेंगे, तो जब अगर हम लोग कोई इंटरवल है ना 1 और 2, जैसे कि ये 1 है ये 2 है, इन दोनों के बीच के सारे रियल वैल्यूज, जो बीच के जितने भी पॉइंट वाले रियल वैल्यूज हैं, सबको अगर हम लोग इंक्लूड करें, तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस ना बस वही है, उसका पूरा डिफिनीशन है। तो ये डिफिनीशन बस एमसीक्यू के लिए देख लेना, वैसे इसका कोई काम नहीं है। और तो फिर था ये, अब जो है ना प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ये। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए हम लोग के पास ना ये एक्सप्रेशन है, वो डिफिनीशन के लिए कोई जरूरत नहीं है। बस इसका ना ये मेन पॉइंट है ना कि दो कंडीशन होते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में। पहला कंडीशन ये है ना कि ऑल ऑफ पी आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जितना भी प्रोबेबिलिटी होगा ना, मतलब अगर 10 अगर इवेंट है, 10 इवेंट का प्रोबेबिलिटी है, अगर सबका प्रोबेबिलिटी अगर ग्रेटर देन इक्वल है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का पहला प्रॉपर्टी, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। पहला कंडीशन ये कहता है ना कि सबका प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन ये है ना कि दूसरा कंडीशन ये होगा ना कि जो सिग्मा आई इक्वल टू 0 से लेके n तक का जो वैल्यू है सबका, मतलब पी आई, मतलब सबके जितने भी इवेंट है ना, सबका प्रोबेबिलिटी का अगर हम लोग सम करेंगे, तो वो सम इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी, अगर हम लोग के पास वैल्यू, तो मतलब कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन, तब इसको हम लोग कहते हैं ना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अगर ये दोनों अगर सेटिस्फाई करता है तो इसी के लिए ना, इसी के बेसिस में ना, मतलब अभी तो क्वेश्चन नहीं है, अच्छा ये जो है ना, इसी का अगर हम लोग अगर टेबल बनाना चाहे ना, तो इसको ये टेबल बना सकते हैं। ये एक्स जो है ना वो वैल्यू है, और पी आई जो है ना उस वैल्यू का प्रोबेबिलिटी है। मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, और इसका प्रोबेबिलिटी अगर गिवन है, तो ये जो ऐसा करके हम लोग जो टेबल बनाते हैं ना, इसी टेबल को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये हो गया समझो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ पीडीएफ।
ये हो गया समझो पीडीएफ, ये नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है बस, ये पीडीएफ ये नहीं है। पीडीएफ तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को कहते हैं पीडीएफ। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ना ये होता है पीडीएफ। और पीडीएफ में क्या होता है ना कि पिछले में क्या था, एक्स जो था ना वो डिस्क्रीट था। क्वेश्चन में देखो कि एक्स जो है ना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था, डिस्क्रीट था, तभी ये वैल्यू जो है ना x1 x2 x3 है, कोई और वो इन दोनों के बीच का कुछ नहीं है। तो डिस्क्रीट में क्या होता है ना, बस हम लोग के पास पॉइंट्स गिवन होते हैं। अब जो है ना, हाँ उसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हम लोग को वैल्यू निकालना होता है। अब जो है ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में ना एक फंक्शन हम लोग को एफ एक्स गिवन होगा हमेशा, फंक्शन के अकॉर्डिंग ही ना हम लोग सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। तो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में भी ना दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन ये है ना कि एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये जो एफ एक्स है ना ये ना एक तरह से पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होगा तभी पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अब दूसरा कंडीशन ये है ना कि जो रियल नंबर है, मतलब इसका जो इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा एफ एक्स डी एक्स का, इसका एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू जो है ना 1 होगा। मतलब इंटीग्रल अगर हम लोग करेंगे ना, ये जो फंक्शन हम लोग के पास गिवन है, इस फंक्शन का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन का वैल्यू अगर 1 आया, तब समझो ना कि वो पीडीएफ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका दो कंडीशन क्या है कि पहला तो वो पॉजिटिव होना चाहिए फंक्शन, दूसरा कि अगर फंक्शन को अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो उसका वैल्यू 1 होना चाहिए। ये हो गया समझो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब इसी के बेसिस पे ना ये क्वेश्चन है कि रैंडम वेरिएबल एक्स अगर गिवन है और उसका ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये गिवन है, तो इसमें से ना हम लोग को के फाइंड आउट करना है। तो मतलब अगर हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसका मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसका हम लोग के पास प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का क्या है कंडीशन कि ये जो सिग्मा पी आई इक्वल टू 1 है, मतलब सारे अगर पी आई का वैल्यू को अगर ऐड करें ना तो 1 होना चाहिए। तो मतलब ये जो पी आई है ये प्रोबेबिलिटी है, सबका प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग ऐड अप करेंगे तो 1 होना चाहिए। तो वही हम लोग किए 0.1 प्लस के प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस 3k इक्वल टू 1, ये होना चाहिए। तो इसी का वैल्यू से हम लोग के निकाल सकते हैं, के का वैल्यू आ गया। अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन में क्या पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, x लेस देन 2 का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो लेस देन 2 कौन कौन सा होगा, लेस देन 2 ये 2 है, इससे छोटा कौन कौन सा है 1 0 -1 -2, ये चार जो है इससे छोटा है। तो इन सब का जो प्रोबेबिलिटी होगा ना सम, इन सबका सम को हम लोग लिख के, तो ये सम जो है ना इसका आंसर अगर ये है तो 1/2 आ गया। मतलब सबका हम लोग सम किए x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1 -0, मतलब 0 और 1, इसका सबका अगर हम लोग सम किए ना तो सबका सम करके हम लोग ये प्रोबेबिलिटी आया। अब जो है ना तीसरा पार्ट क्या था क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 से x और x इज लेस देन 2, मतलब -2 से 2 के बीच तक का एलिमेंट। तो -2 ये है, 2 ये है, इन दोनों के बीच में क्या है -1 0 और 0, तीन एलिमेंट है। इन तीन एलिमेंट का हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी कितना है, मतलब k 0.22 के, तो वो k का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर लेंगे, वो k का वैल्यू यहीं से आ रहा है। तो k का वैल्यू फिर 2/10 और 2/k, मतलब 2k था यानी कि 2/15, तो वही वैल्यू से है ना बस तीन वैल्यू को हम लोग एड अप कर लिए तो 2/5 आंसर आ गया। ये था समझिए पहला क्वेश्चन, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का। अब जो है ना ये प्रॉपर्टी ऑफ कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन, तो कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन पहले समझते हैं कि क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्युलेटिव डेंसिटी, मतलब ये जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ना मतलब मेन पर्पस ये है ना कि सारे एलिमेंट को ना सम करता है। मतलब अगर ये जो डिस्क्रीट, ये जो प्रीवियस एग्जांपल ही ले लो, इस एग्जांपल में अगर तुमको बोलेगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू इतना का निकालना है 2 का, तो ये जो अगर हम लोग के पास 2 का जब निकालना होगा ना तो इससे पहले तक का सारे एलिमेंट को सम करके ना यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो सबका सम होके जो आएगा ना वैल्यू, वो कम्युलेटिव होता है ना कि एक तरह से यहाँ पे अगर ये पहला वैल्यू है, इसके बाद ना ये जो दूसरा वैल्यू है, तो इन दोनों को एड अप करके यहाँ लिखते हैं, फिर इन तीनों को एड अप करके यहाँ लिखते हैं। वो जो हम लोग कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, बस वो उसी तरह से काम करता है कि इन सबका ऐड करके ना वो नंबर नेक्स्ट लाइन, मतलब इसका पहले है तो इसका पहले ऐड कर, मतलब ये तो बस अकेला है तो अकेला रहेगा, फिर ये दोनों है तो इन दोनों का सम होके इतना होगा, फिर ये तीनों है तो इन तीनों का सम होके ये थर्ड में आएगा, फिर ये चार है तो इन चारों का सम होके इसमें आएगा। तो ये कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन ना कुछ इसी तरह से काम करता है। तो कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन का ना, और ये कुछ प्रॉपर्टी है, ये बस ना एमसीक्यू के लिए पढ़ लेना है, इसका कोई
और काम नहीं है, बस एमसीक्यू के लिए ना ये 4 प्रॉपर्टी का ना एमसीक्यू में आता है, तो वो बस पढ़ लेना इसका वैल्यू, वो कुछ नहीं है इसमें पढ़ने वाला। और फिर ये था समझो। अब इसी के बेसिस पे ना वो जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो बताए थे ना कि वो जो सम कर देते हैं, बस वही जो हम जो बता रहे थे ना कि सम कर देते हैं, वही है समझो कि प्रीवियस क्वेश्चन का जो है उसी में ना बस वैल्यू कर देना है। मतलब लेस देन अगर -2 है तो उसका वैल्यू 0 होगा, -1 है तो उसका वैल्यू 0.1, और उसी में क्या कर रहे हैं, हर एक में देखो सम करे जा रहे हैं। मतलब जो वैल्यू आ रहा है ना उसके में हम लोग फिर सम कर रहे हैं, फिर ये वैल्यू आया तो इसमें हम लोग सम कर रहे हैं। मतलब कम्युनिटी में यही करते हैं ना, जो प्रोबेबिलिटी आता है उसके बाद उसमें से फिर हम लोग जो दूसरा नया ऐड करते हैं तो उसमें से हम लोग ऐड अप करते जाते हैं। और जो लास्ट प्रोबेबिलिटी आता है वो अगर 1 है तो समझो कि हाँ सब कुछ सही है, 1 आना चाहिए। पहला जो है ना, ये -2 से छोटा, तो -2 से छोटा तो कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए पहला जो, अब जो है ना -2 और इक्वल टू लिखा हुआ है, मतलब लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू -2 का मतलब क्या हुआ कि लेस देन और इक्वल टू का भी सिंबल है, मतलब -2 का तो वो इंक्लूड होगा, तो -2 का इंक्लूड होगा तो 0.1, इसीलिए 1, इसी से 1.1/10 आया, वो वही मतलब 0.1 वैल्यू है। और इसी को हम लोग फिर ऐड किए, मतलब नेक्स्ट टर्म को ऐड किए तो 1/6 आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म को ऐड किए तो 11/6 30 आया, वही नेक्स्ट टर्म को हम लोग ऐड अप कर दिए जा रहे हैं। बस ऐसे ही हम लोग कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। अब जो है ना ये क्वेश्चन जो है उसी क्वेश्चन के जैसा ही है, इसको ना बस खुद से सॉल्व करके देखना, नहीं होगा तो समझो बता देंगे। वैसे अधिकतर ना वो बन जाएगा, उसी क्वेश्चन के जैसा है, बस मतलब रैंडम वेरिएबल के बेसिस पे। हाँ, हाँ, तो उसे ही सॉल्व करके देखना, ये बन जाएगा, मतलब क्वेश्चन देखना बन जाएगा। और फिर ये था समझो एक क्वेश्चन। अब ना ये था अभी हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब मास फंक्शन का। अब जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब डिस्क्रीट का था अभी तक। अब जो है ना यहाँ पे से कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का आ गया। ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में बताए थे ना कि एफ एक्स का वैल्यू गिवन होता है, तो एफ एक्स का वैल्यू हम लोग के पास ये गिवन है, एक्स ई टू द पावर -x²/2, ये गिवन है। अब जो है ना इसी में हम लोग को ना प्रूफ करना है ना कि पी एक्स जो है वो पीडीएफ है। ये प्रूफ करने के लिए का मतलब क्या है कि वो जो पीडीएफ है या नहीं है वो हम लोग को कैसे पता चलता है। वो जो दो कंडीशन थे ना ऊपर के पीडीएफ का जो था, दो कंडीशन था। हाँ, एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और एफ एक्स का इंटीग्रल जो है वो 1 होना चाहिए। तो यही हम लोग के पास दो कंडीशन है, तो इन्हीं तो इसमें हम लोग के पास वो फंक्शन है ना, फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है ये एक्स एक्स इंटू ई टू द पावर -x²/2, ये हम लोग के पास फंक्शन गिवन है। अब इसी फंक्शन गिवन है ना, तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, मतलब ये फंक्शन गिवन है तो इसमें से तो सबसे पहले कि ये ई टू द पावर -x² है, तो हम लोग को ये बात मालूम है ना कि ई टू द पावर कुछ भी हो, ई के पावर में अगर कुछ हो जाता है ना तो उसका वैल्यू जो है ना कांस्टेंट होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। और ये x जो है ना बोल ही रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये x वाले वैल्यू है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, तो दोनों मिलके पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये पहला आ गया कि ये ग्रेटर देन 0 है। अब दूसरा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करना है ना कि ये वैल्यू जो है ना इसका इंटीग्रल इंटीग्रल जो है ना 1 होता है, तो बस इसका इंटीग्रेशन, बस इसी का इंटीग्रेशन कर दिए हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या किए हैं, तो बस हम लोग x² है, x² को हम लोग t माने, तो 2x dx को हम लोग dt कह सकते हैं, और फिर x dx को हम लोग क्या करेंगे तो dt/2, तो बस हम लोग बस dt/2 मतलब x है और dx है, इन दोनों को मिला के हम लोग dt/2 किए, और फिर e टू द पावर -x², तो x² को हम लोग t, और बाई 2 तो बाई 2 रहेगा ही, और ये जो dx ये एक्स्ट्रा हो गया, ये नहीं होगा, ये काट दो, ये नहीं है, बस ये है, तो बस इसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, बस इंटीग्रेट करके इसका आंसर निकालेंगे तो ये 1 आ गया। तो इससे ना हम लोग को ये हो गया ना कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और इसका इंटीग्रल भी 1 है। तो इंटीग्रल अगर 1 है और ये ग्रेटर देन ये है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि इट इज ए पीडीएफ, ये पॉइंट्री डेंसिटी फंक्शन है। अब जो सीडीएफ निकालना, क्या, हाँ, इस चैप्टर में ना जितने भी इंटीग्रेशन होंगे सारे बहुत इजी, मतलब बेसिक लेवल इंटीग्रेशन है, तो बस बेसिक इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए, बस उससे मतलब नहीं, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है।
अब जो है ना CDF निकालना है, तो CDF निकालना है ना, अगर f ऑफ x है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ अगर x एक डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू x। तो ये जो लेस देन इक्वल टू x है ना, तो x जब स्मॉलर देन x 0 है तो इसको हम लोग fx इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ये fx इक्वल टू 0 कैसे, तो देखो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x है ना वो गिवन है क्या, अगर x लेस देन इक्वल टू मतलब लेस देन 0 है तो 0 दिया हुआ है। इसी से हम लोग लिख सकते हैं कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का x इज लेस देन इक्वल टू 0 अगर है तो fx का वैल्यू होगा क्या, तो 0। अब जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेके x तक का अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, अगर कम्युनिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए सबका अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का एक टर्म होगा और 0 से लेके x तक का हम लोग के पास दूसरा टर्म होगा। तो बस वो हम लोग वैसे ही ले लिए, इसका हम लोग फिर वो 0 यहाँ से हम लोग पुट कर ही देंगे, यही वैल्यू से ना यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो 0 ही होगा। ये 0 होगा तो ये कट ही जाएगा, इसका कोई काम नहीं होगा। तो बस हम लोग के पास मेन काम किसका है, तो इसका है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो 0 से लेके x तक का लिमिट, ये मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 से लेके x तक का जा रहा है। और ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो क्या करते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बस उसको इंटीग्रेट कर देते हैं उस लिमिट में। कोई भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वो बस हम लोग ना एक हम लोग क्योंकि हम लोग टोटल का निकाल रहे हैं ना, तो वो हम लोग माइनस इन्फिनिटी से ही अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि अभी तक का जितना सम होके आ रहा है, जो x का कोई वैल्यू है ना, अगर जैसे कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ना माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट किया है, फिर वो 0 तक गया, उसके बाद अगर 1 2 3 4 ऐसे करते करते वो x तक गया है। ये x पे जाके अगर हम लोग कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, तो कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है एक्चुअली में, वो स्टार्टिंग से लेके अंत तक का सबका सम होता है ना, इसीलिए ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक का भी तो वो सम लेगा ना, भले ही वो 0 है लेकिन स्टार्टिंग में वो 0 तो लेगा ही। तो 0 प्लस जो होगा तो वही 0 प्लस, तो ये 0 से लेके फिर उसके बाद x तक का वैल्यू, जो 0 से लेके फिर x तक का वैल्यू, तो वही 0 से लेके x तक का वैल्यू को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, कर देना है, सिंपल इंटीग्रेशन है, बस इसको इंटीग्रेट करके 1 माइनस, वो हम लोग के पास रेंज गिवन होगा। इस क्वेश्चन में था ना कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक का, तो इसीलिए वो क्वेश्चन में ना रेंज दिया रहेगा, इस क्वेश्चन में नहीं था बस, तो इसमें बस ये है, क्योंकि वो लिखा हुआ है ना कि ये देखो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि पी एक्स इज क्या है, x इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, कोई पार्टिकुलर तो बताया नहीं है कि कहाँ तक लेना है, तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, लेस देन 0 है तो इसीलिए, तो इससे वो बना। अब इसी का ना इसी के जैसा ना ये क्वेश्चन है, इसमें ना रेंज बस बता दिया है कि 2 से 5 तक का है, ये सॉल्व करके देखना है, ये सॉल्व करके देखना प्रैक्टिस, ये कि ये भी बन जाएगा उसी के जैसा है, जैसा भी किए ना ऊपर में, बस इंटीग्रेशन किए, बस वैसा ही इंटीग्रेशन करना है इसमें भी, बस इंटीग्रेशन करना है। तो ये बना के देखना, तो ये था समझो रैंडम वेरिएबल। अब जो है ना नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो है ना सबसे इजी टॉपिक है इस यूनिट का शायद। तो एक्सपेक्टेशन ना बेसिकली क्या होता है ना कि एक तरह से मीन ही निकालते हैं हम लोग। तो मीन में क्या है ना, पहला फॉर्मूला क्या है, डिस्क्रीट के लिए अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा आई एक्स आई पी आई होगा समझो। मीन मतलब अगर डिस्क्रीट है, तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रल ही कर रहे हैं उस फंक्शन का, बस अंतर क्या है ना कि ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये याद रखो कि e ऑफ x हम लोग निकाल रहे हैं ना, तब हम लोग के पास x मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर e ऑफ x स्क्वायर रहता तो क्या मल्टीप्लाई होता, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई होता। इसी के जैसे पे अगर e ऑफ x क्यूब होता तो क्या मल्टीप्लाई होता, तो e ऑफ x क्यूब मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे x क्यूब इंटू एफ एक्स मल्टीप्लाई, ये एफ एक्स का एफ एक्स तो रहेगा ही। ये जो वैल्यू है ना ये डिपेंड करता है ई के ब्रैकेट के अंदर क्या है उस पर डिपेंड करता है। ये हम लोग बाद में देखेंगे भी, ये फॉर्मूला भी है देखो यहाँ पे, ये जी एक्स है ना, अगर कोई एक फंक्शन ऑफ एक्स है तो यही ई ऑफ जी एक्स जो है ना क्या होगा वैल्यू, जी एक्स इंटू एफ एक्स, मतलब इंटीग्रेट मतलब ई के अंदर में जो वैल्यू है ना जी एक्स, उसी वैल्यू पे जो बोले थे ना कि डिपेंड करता है, तो जी एक्स हो गया और इंटू एफ एक्स जो है ना मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस इसी से हम लोग निकालेंगे, इसका एक एग्जाम्पल देख लो। हाँ हम लोग एफ एक्स जो है ना उसी का इंटीग्रल करते हैं, बस जी एक्स मल्टीप्लाई होता है एफ एक्स में हम लोग इसमें।
ये है समझो कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट के लिए जो एग्जांपल है ना, डिस्क्रीट के लिए पहला एग्जांपल है, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है डाइस थ्रो का 1 2 3 4 5 6 और फिर 1/6 1/6 1/6 अगर सारे वैल्यूज हैं तो इसके लिए ना क्या होगा ना कि अगर हम लोग के पास अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई पी आई। तो एक्स आई पी आई का मतलब क्या कि x इक्वल टू 1 पे जो है ना उसके साथ जो पी आई है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, फिर 2 इंटू 1/6 इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। मतलब ये जो पूरा बॉक्स है ना, हाँ ऐसे टेबल दी रहेगी अगर डिस्क्रीट वैल्यू है तो। अगर ये डिस्क्रीट वैल्यू है ना तो ऐसा टेबल गिवन होगा, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग ना हम लोग सारे वैल्यू को ऐड, इसको इसको हम लोग सबको मल्टीप्लाई करके सबको ऐड अप कर देंगे। तो ये बस ऐड अप कर दिया है। हाँ हम लोग को टेबल गिवन होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करके बस ऐड करना है। तो सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करके ये 21/6 आंसर आ गया। ये अब ये था ना डिस्क्रीट का, और ये इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये एक्स नहीं होगा, ये एक्स गलती से आ गया। ये अब कंटिन्यूअस का है, वो था डिस्क्रीट का, अब ये है कंटिन्यूअस का। तो कंटिन्यूअस का होता है तो क्या करते हैं, बस हम लोग जो है ना ई ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूअस का निकालना है तो क्या होगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन को। तो एक्स के साथ फंक्शन को, ये है फंक्शन और ये है एक्स, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग इंटीग्रेट किए तो क्या हो गया, तो इक्वल टू 1 वैल्यू हो गया। ये हो गया समझो इसका वैल्यू, मतलब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का एक एक एग्जांपल। बस वैसा ही है। अब ना एक्सपेक्टेशन का ना कुछ प्रॉपर्टी होता है। पहली प्रॉपर्टी ये होता है, इन मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी जो होगा उसका वैल्यू होगा ए ऑफ ई ऑफ एक्स प्लस बी, ए ऑफ ई एक्स प्लस बी, ये होगा पहला एक्सपेक्टेशन का वैल्यू। अब ई, हाँ और ई ऑफ ए एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो ई ऑफ ए एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए इंटू ई एक्स। ये हम लोग के पास एक दूसरा प्रॉपर्टी है। अब जो है ना ये ए एफ, मतलब ए ऑफ ए एक्स प्लस बी जो है ना वो ए ऑफ ई एक्स प्लस बी, ये जो बी है ना बी कैसे आया, तो ये जो है ना इसी से, ये देखो बी जो है कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई एक्स का वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो हम लोग को ये बात याद रखो ना कि एक्सपेक्टेशन अगर हम लोग किसी भी कांस्टेंट का निकाल रहे हैं, इसका कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो कांस्टेंट खुद होता है। जैसे कि ई ऑफ 5 निकाले ना, अगर ई ऑफ अगर 5 निकालें तो ई ऑफ 5 इक्वल टू क्या होगा, तो 5 आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ना, सो ई ऑफ सी, ये जो सी कांस्टेंट है तो ई ऑफ सी इज इक्वल टू सी। ये हो गया, ये हो गया एक्सपेक्टेशन का प्रॉपर्टी। एक्सपेक्टेशन बस इतना ही है, एक्सपेक्टेशन में ऐसा ही तरह का बस होता है। अब जो है ना मोमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले ना मोमेंट समझो ना कि हम लोग मोमेंट क्या होता है। तो एक तरह से ना जैसे कि हम लोग के पास नॉर्मल ये एक्सपेक्टेशन मतलब एक्स का वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल है एक्स का, हम लोग के पास एक्स वेरिएबल है समझो। अब उस एक्स में ना कोई अगर हम लोग के पास अगर एक्स है उसको बोलेगा ना कि अगर ए ऑर्डर दूर, मतलब ए जो है ना एक वैल्यू है, उस वैल्यू के अबाउट अगर हम लोग को मोमेंट पता करना है, मतलब एक मोमेंट बताना है जो एक्स से ना, एक हम लोग जो एक तरह से ओरिजिन में पहले पढ़ते थे ना कि यहाँ पे ये ओरिजिन ये है, लेकिन अगर हम लोग मान लो कि ओरिजिन यहाँ बना दी है तो यहाँ पे जाके नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते थे कभी कि यहाँ पे मतलब उसका सेंटर क्या होगा, तो वो उसी तरह से ये भी काम करता है। इसमें हम लोग क्या होगा ना कि x तो अगर है, इस x में ना अगर हम लोग कोई a अगर माइनस करके, मतलब a के अराउंड अगर हम लोग को मूवमेंट निकालना है तो इसका जो rth ऑर्डर होता है ना, इसका जो ये जो a के अराउंड जो होता है इसका जो rth ऑर्डर होता है, ये उसको हम लोग कहते हैं नॉन सेंट्रल मूवमेंट। तो नॉन सेंट्रल मूवमेंट rth ऑर्डर नॉन सेंट्रल मूवमेंट का ना फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला और डिफाइन हम लोग जो है ना डोनेट कैसे करते हैं, तो म्यू आर डैश से हम लोग डोनेट करते हैं। ये म्यू आर डैश, ये डैश इंपॉर्टेंट है। डैश अगर है तो इसका क्या मतलब है कि नॉन सेंट्रल है। अगर डैश अगर नहीं रहता ना तो उसको सेंट्रल, आगे में देखो कि ये जो डैश है ना, ये देखो ये जो है म्यू आर, इसमें कोई डैश नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि ये सेंट्रल है। ऊपर में देखो ये लिखा होगा, ये जो है ना rth ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट जो है ना वो होता है, डिफाइन करता है, वो आगे पढ़ेंगे। तो ये जो अगर डैश लगा है तो डैश का मतलब क्या है कि नॉन सेंट्रल मूवमेंट है। और नॉन सेंट्रल मूवमेंट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, नॉन मूवमेंट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ यही जो वैल्यू हम लोग जो निकाले, मतलब x माइनस ए है ना, इसी का rth ऑर्डर यानी कि पावर r, इसी का अगर एक्सपेक्टेशन निकालेंगे ना तो ये एक्सपेक्टेशन का वैल्यू ना, बस ये फॉर्मूला याद रख लो इसका, ना कोई भी बस, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, मतलब मोमेंट से क्वेश्चन आएगा ये टेक्स्ट है, तो ये फॉर्मूला के बेसिस पे ही क्वेश्चन बनेगा। और इसी का ना एक्सपेक्टेशन का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ का वैल्यू अगर डिस्क्रीट है अगर एक्स,
तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एक्स की जगह पे एक्स आई करेंगे और पी आई, एक्स आई पी आई होता है ना डिस्क्रीट के लिए, तो वही एक्स की जगह पे एक्स आई पुट करेंगे, एक्स आई और ये पी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिस्क्रीट का हो गया। अब जब कॉन्टिन्यूस होता है, अगर ये कॉन्टिन्यूस होगा तो क्या होगा, ये पूरा जी एक्स है तो जी एक्स को ही हम लोग यहाँ पुट करेंगे, और एफ एक्स क्या है तो एफ एक्स ही रहेगा। मतलब जी जब कॉन्टिन्यूस होता है ना तो बेसिकली ये जो ई के अंदर का जितना भी चीज है सब मल्टीप्लाई हो जाता है एफ एक्स में, तब उसको इंटीग्रेट करते हैं, ये याद रखना हमेशा, ये एक्सपेक्टेशन का ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एफ एक्स के साथ ये पूरा इंटीग्रेशन मतलब ऐड होता है। ये हो गया समझो फॉर्मूला। अब जो है ना इसी फॉर्मूला में अगर हम लोग ए का वैल्यू अगर जीरो पुट कर दें, इसी फॉर्मूला में अगर हम लोग ए का वैल्यू अगर यहाँ पे अगर हम लोग जीरो पुट कर दें तो क्या लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी कर दो या फिर ये, हाँ ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में अगर हम लोग ए का वैल्यू अगर जीरो पुट कर दें तो म्यू आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ऑफ एक्स के पावर में आर, तो वही हम लोग है म्यू आर डैश इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स के पावर में आर। ये हो गया समझो जब a इक्वल टू जीरो वैल्यू हम लोग पुट किए, तो इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं ना rth ऑर्डर सिंपल मूवमेंट या फिर रॉ मूवमेंट। ये जो है ना rth ऑर्डर सिंपल मूवमेंट या रॉ मूवमेंट, इसका ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है, वो इसका कोई काम और नहीं है। एमसीक्यू के लिए याद रखना कि rth ऑर्डर सिंपल मूवमेंट हम लोग यूज करते हैं। अब जो है ना अगर अब इसी में ना a का वैल्यू ये जीरो था, अब a का वैल्यू ना खुद एक अगर एक एक्सपेक्टेशन ऑफ x है म्यू, तब जो है ना उसको हम लोग कहते हैं rth ऑर्डर सेंट्रल मूवमेंट। मतलब ए की जगह पे अगर म्यू पुट कर दें तो x माइनस ए की जगह पे माइनस म्यू के पावर आर, तो इसमें क्या होगा तो rth ऑर्डर सेंट्रल मूवमेंट। इसमें याद रखना कि कोई डैश नहीं लगा हुआ है, डैश इसमें नहीं है, इसमें बस इसमें म्यू आर है, म्यू आर इक्वल टू ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल पावर आर। ये जो है ये हो गया समझो फॉर्मूला, मतलब rth ऑर्डर सेंट्रल मूवमेंट का। अब इसी में ना इस फॉर्मूला के बेसिस पे ही अगर r का वैल्यू अगर जीरो पुट कर दे तो म्यू म्यू नॉट क्या हो जाएगा, ई टू पावर वन, मतलब किसी के पावर में अगर जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू वन हो जाता है, तो ई ऑफ वन, तो ई ऑफ वन का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट खुद, तो यही वन। अब जो है ना म्यू ऑफ वन क्या होगा, वन का मतलब क्या कि आर के जगह पे वन पुट किए, यहाँ पे अगर हम लोग वन पुट किए तो क्या हो जाएगा, ई ऑफ एक्स माइनस म्यू, तो एक्स माइनस म्यू तो ई ऑफ एक्स माइनस म्यू तो ई ऑफ एक्स होगा, माइनस ये म्यू है तो म्यू एक कांस्टेंट है, अभी कभी कांस्टेंट का वैल्यू ये हम लोग पुट किए म्यू, तो कांस्टेंट ही रहा। अब ना म्यू खुद एकलौता क्या है, म्यू को हम लोग क्या कह सकते हैं, ई ऑफ एक्स ही कह सकते हैं, तो ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स हो जाएगा तो जीरो। ये जो फर्स्ट ऑर्डर है ना इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल मूवमेंट, फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल मूवमेंट है ना उसका वैल्यू जीरो। ये सब ना एमसीक्यू के लिए याद रखना, ये सब जो पॉइंट है ना छोटे छोटे जो पॉइंट है नोट के, ये सब ना एमसीक्यू के लिए है। अब जो है ना म्यू टू जो है क्या, म्यू को हम लोग, क्योंकि म्यू का वैल्यू ई ऑफ एक्स है ना, ए इज इक्वल टू म्यू इक्वल टू ई ऑफ एक्स, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हम लोग जो किए हैं ना उसको म्यू से ही तो डोनेट करते हैं ना, तो यही है। अब जो है ना म्यू टू एक्स क्या हो जाएगा, म्यू टू मतलब म्यू टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब आर का वैल्यू अगर हम लोग इसमें टू पुट करें, ये वन की जगह पे अब टू पुट करें तो एक्स माइनस म्यू के स्क्वायर, तो वही है एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, और म्यू टू का वैल्यू कोई ना हम लोग वेरिएंस कहते हैं। अभी तक हम लोग वेरिएंस का क्या फॉर्मूला पढ़ रहे थे, स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस, तो यही वेरिएंस जो है ना एक्चुअली में होता क्या है, तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर होता है, ये है समझो। अब जो है ना ये रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल मोमेंट, तो ये ना रिलेशन का ना कुछ फॉर्मूले हैं, मतलब वो याद रखना, हमेशा क्वेश्चन बनने में काम आ सकता है। तो समझो पहला फॉर्मूला है, पहला है ना कि ये रिलेशन तो समझो कि म्यू एन डैश अगर है तो वो तो समझो फॉर्मूला है, बस उसका फॉर्मूला है। हाँ ये तो समझो अगर हम लोग नॉन सेंट्रल मोमेंट है ना, नॉन सेंट्रल मोमेंट का ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला में ना अगर हम लोग वन वैल्यू पुट करें, एन के जगह पे ना वन पुट करें तो क्या हो जाएगा, ई ऑफ एक्स माइनस वन हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये मतलब ई ऑफ एक्स माइनस ए, तो ये हम लोग म्यू लिख सकते हैं और माइनस ए, तो ये म्यू वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी। हम लोग ये डी जो है ना ये एज्यूम करते हैं कि एक्स माइनस ए को ही हम लोग डी से कहते हैं, तो इसी को हम लोग डी कहते हैं। अब जो है ना ये था म्यू वन, अब म्यू एन क्या हो जाएगा, तो म्यू एन इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस म्यू का पावर एन।
अब म्यू के मतलब x माइनस म्यू के पावर n, ये x माइनस म्यू में ना अगर हम लोग प्लस माइनस ए करें, मतलब प्लस ए माइनस ए अगर हम लोग करें तो कुछ ऐड नहीं किए, तो वही हम लोग करेंगे ना, माइनस ए हो गया और ये दोनों मिला के माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस माइनस ए किए तो इससे क्या हो गया, ये म्यू माइनस वन म्यू माइनस ए हो गया है। तो ये म्यू माइनस ए का वैल्यू जो है क्या होता है डी, तो इसी से ये ना एक तरह से रिलेशन बनने के लिए ये फॉर्मूला यूज आता है। अब इसी का ना बस रिलेशन का ना तीन वैल्यूज जो है, ये तीन वैल्यूज याद करने के लिए बस याद कर लेना ये तीन वैल्यूज रिलेशन का। म्यू टू इक्वल टू क्या होगा, तो म्यू टू इक्वल टू म्यू डैश का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। म्यू थ्री इक्वल टू क्या होगा, म्यू थ्री का डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश डी प्लस टू डी स्क्वायर। यही जो है ना ये जो पूरा वैल्यू है ये याद रखना, ये रिलेशन है। ये म्यू फोर तक तो ज्यादा चांस नहीं पूछेगा, ये बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये तो नहीं पूछेगा, म्यू थ्री तक पक्का याद रखना। और अब इसी पे ना प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का ना क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। पहला प्रॉपर्टी ये होता है ना कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो है उसका वैल्यू क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के पावर टू, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का जो है ना उसका स्क्वायर, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ ये एक्स स्क्वायर है अंदर में और ये जो है ना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ही है उसका होल स्क्वायर है, तो ये उसका हाँ तो ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत कम आएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये वेरिएंस ऑफ एक्स, इसका प्रूफ भी है, तो प्रूफ तो आएगा ही नहीं, तो देखने का कोई तुक नहीं बनता है मतलब। फिर अब वेरिएंस ऑफ दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी जो है उसका वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स। याद रखो कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी है ना, तो ऐसा नहीं कर दो ना कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस वेरियंस ऑफ बी ऐसे कर दें, ऐसा नहीं होता है। वेरिएंस में क्या होता है ना कि ए एक्स प्लस बी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए के साथ ए स्क्वायर हो गया और बी का कोई काम नहीं होता है, बस वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी के बेसिस पे ना ये क्वेश्चन है, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू अगर 3 गिवन है, फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 3, ये फाइंड आउट करना है। तो 2x प्लस 3 यानी कि क्या, इसमें a का वैल्यू 2 है तो a का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस इंटू वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस ऑफ x का वैल्यू 3 था तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 तो 12, ये हो गया आंसर। और यही इसी ये जो प्रॉपर्टी था ना इसका प्रूफ है, तो ये प्रूफ तो इंपॉर्टेंट नहीं हुआ इसीलिए है। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ये क्वेश्चन खुद से बन जाएगा। ये जो है ना बस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 3 निकालना है, वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 3 निकालना है। हाँ ये क्वेश्चन ना खुद से हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के लिए हम लोग इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो जो सॉल्व करते थे ना, बस वही, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करना ये बन जाएगा। अब जो है ना दूसरा क्वेश्चन ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x माइनस ए, ये समझो एक फंक्शन है, मगर जैसे ही ये फंक्शन जैसा है ना तो समझो कि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें ना फाइंड, यहाँ फाइंड फाइंड दो बार लिखा गया है ना, फाइंड फाइंड दो बार नहीं है, फाइंड ई एक्स है, फाइंड ई एक्स एंड वेरिएंस। ये तो ई एक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है अगर कॉन्टिन्यूअस है तो, मतलब ई एक्स निकालने के लिए एक्स इंटू जो भी फंक्शन है, ये फंक्शन है ना x, हाँ तो ये फंक्शन है तो यानी कि फंक्शन पूरा तो x इंटू 1/2x प्लस 1, ये पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ। अब इसी को बस इंटीग्रेट कर लेना है, इसको इंटीग्रेट करके वो वैल्यू आ गया, बस जो वैल्यू आया तो वो ये आ गया ex। अब जो है ना वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस निकालने के लिए ना हम लोग के पास दो मेथड है। पहला मेथड तो है कि हम लोग ई ऑफ एक्स निकाल चुके हैं, हम लोग खाली अगर ई ऑफ एक्स स्क्वायर अगर निकाल लें तो वो आसानी से मिल जाएगा। वो आसानी से कैसे मिल जाएगा, तो बस यहाँ पे x की जगह पे एक्स स्क्वायर करना होता है। हाँ तो उससे ना ई ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, वेरिएंस का फॉर्मूला ये है ना, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स। तो ई ऑफ एक्स तो हम लोग को, हाँ ई एफ ऑफ एक्स तो हम लोग को मिल चुका है, बस हम लोग को एक्स स्क्वायर निकाल के हम लोग निकालना है। ये एक पहला फॉर्मूला है, ये इजी है, तो ये इजी मेथड है, तो ये तो हम लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो यही यूज करेंगे। अगर नहीं ये मेथड अगर तुमको नहीं यूज करना है, इजी मेथड नहीं यूज करना है, तुमको अगर हार्ड मेथड यूज करना है ना, तो ये फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ, ये थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा। इसका फॉर्मूला ये ना ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। एक्स माइनस म्यू हम लोग म्यू निकाल चुके हैं इस क्वेश्चन में, अभी तक हम लोग क्या किए हैं, तो म्यू निकाल चुके हैं। 1/3 जो है ना एक्सपेक्टेशन निकाले, एक्सपेक्टेशन को हम लोग म्यू करते हैं तो 1/3 का ही होल स्क्वायर, तो यही वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इसमें ना ये पूरा gx है, अब इस पूरे gx को लिखो, फिर उसके बाद ये fx है, fx का वैल्यू लिखो,
तो जी एक्स इंटू एफ एक्स, तो इतना बड़ा उसको करो सॉल्व, तो ये सॉल्व हो जाएगा, तब इतना बड़ा। इससे अच्छा है, तो इससे अच्छा है ना कि वो ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लो, तो उससे वो तुरंत सॉल्व हो जाता है, तो ये समझो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ये भी ना बस उसी तरह का क्वेश्चन है। तो समझो कितना हुआ, ये 24 पेज तक है ना। बाकी अब 13 पेज है, वो हम तुमको कल कितना 10 बज गया ना, हम तुमको कल कभी भी बता देंगे। बाकी भी कितना पेज बचा है? 13 पेज है, वो अब छोटा ही। नहीं नहीं, मुश्किल नहीं है कुछ। तो बस अब ये जो है ना थोड़ा ही सा बाकी है वैसे। फिर मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन जो है ना, तो वो हम 13 पेज का बता देंगे। हाँ, वो 13 पेज का तुरंत वैसे कोई ठीक नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन ये सब थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना, वो फिक्स नहीं है, आगे से हो जाना चाहिए बताने में से। हाँ, सुबह कल तो वो है ना, चैती दुर्गा है, चैती दुर्गा का तो वो कलश स्थापना होता है ना कल, वो करेंगे।